जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज हेडलाइंस में आप देख सकते हैं कांग्रेस वेटरन ए.के. एंटोनी सन जॉइंस बीजेपी। कांग्रेस के समय में यूपीए गवर्नमेंट में जो रक्षा मंत्री थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटोनी, उनके बेटे ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। ओहो, क्या हो रहा है कांग्रेस का। ऑक्सफार्म ये एक एनजीओ है जो कि फूड सिक्योरिटी पे काम करती है। इसके ऊपर सीबीआई की प्रोब यानी कि इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। आगे इसको डिस्कस किया, वहाँ पे देखते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मस्ट टेक डाउन पीआईबी फ्लैश्ड फेक न्यूज़। पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अगर किसी न्यूज़ को बोलती है कि फेक न्यूज़ है तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं लाइक सोशल मीडिया या फिर अदर प्लेटफॉर्म, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको तुरंत टेक डाउन करते हैं, यानी कि अपने प्लेटफॉर्म से उसको एक्सपेल करते हैं। Senator amends IT laws. Intermediaries cannot bank on Section 79 that now gives them immunity for content put up by users. They have to remove anti-government post on PIB sends out alert. अब इंटरमीडिएट क्या होता है ना कि ये जैसे दो लोगों के बीच में मध्यस्थता करते हैं। और इसमें दो लोग कौन से हुए, एक तो वो हुए जो जिनकी इन्फॉर्मेशन है, दूसरे हुए हम लोग जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। इन दोनों के बीच में जो मध्यस्थता कराते हैं वो होते हैं इंटरमीडियरी। ठीक है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं लाइक कोई वेबसाइट हो गया या फिर जैसे कि आपके OTT होते हैं लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया। इनकी खुद की इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन खुद कहीं और से लेते हैं और हमारे तक पहुँचाते हैं। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ इंटरमीडियरी। तो इसमें सेक्शन 79 के बारे में जान लेते हैं। सेक्शन 79 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्चुअली ये इम्यूनिटी देती है इंटरमीडियरी को, दैट एन इंटरमीडियरी शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डेटा और कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल और होस्टेड बाई हिम। अगर ये किसी थर्ड पार्टी के किसी डेटा को या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को पुट कर देती है, उसके लिए लायबल नहीं होते। लायबल मीन्स लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, मीन्स दे कैन नॉट बी शूड इन द कोर्ट। तो इसी को इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि आप लायबल नहीं होगे, है ना। आप लायबल हो सकते हो कि सेक्शन 79 आपको इम्यूनिटी नहीं देती है। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मीन्स आपको कंप्लीट छूट नहीं देती है। ओके, ये इसमें गिवन है। पास नॉट पिवोट सेज दास आफ्टर आरबीआई होल्ड्स पॉलिसी रेट एट 6.5%। ये दास मीन्स शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर है, पॉलिसी रेट को 6.5% पे होल्ड किया है। देखो पॉलिसी रेट क्या होता है। पॉलिसी रेट मीन्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक। ओके, जैसे कि जैसे एसबीआई कमर्शियल बैंक है, उसको लोन चाहिए तो वो जाएगा आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई क्या होता है, बैंक ऑफ बैंक्स। आरबीआई के पास जाएगा तो आरबीआई उसको लोन प्रोवाइड करेगी। अब लोन प्रोवाइड करेगी तो उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो जो इंटरेस्ट चार्ज करती वो होता है रेपो रेट। ठीक है, अब रेपो रेट को बढ़ाया क्यों जाता है। अब जैसे कि अभी इन्फ्लेशन है इंडिया में। अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मीन्स आम भाषा में बोलूँ तो महंगाई, अगर अर्थशास्त्र की भाषा में बोलो तो मुद्रास्फीति। अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई पॉलिसी रेट को इंक्रीज करती है। वाई, पॉलिसी रेट इंक्रीज करने से क्या होता है। अगर पॉलिसी रेट इंक्रीज कर रही है, पहले ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन आता क्यों। इन्फ्लेशन इसलिए आता है जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो चीज़ों की डिमांड बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपकी इनकम पहले 50,000 थी, अभी 1,75,000 हो गई है, तो जाहिर सी बात है आप चीज़ों की डिमांड बढ़ा दोगे। ठीक है, आप अपने घर की ज़रूरत की चीज़ों को आप खरीदने लगोगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोड्यूसर होगा वो उसकी प्राइस बढ़ा देगा और इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए आरबीआई क्या करती है, पॉलिसी रेट को होल्ड करती है। क्यों, क्योंकि वो मार्केट से पैसा क्या करेगी, खींचेगी, मार्केट से पैसा सक आउट करेगी, जिसके वजह से लोगों के पास पैसे क्या होंगे। कैसे करेगी, वो पॉलिसी रेट को इंक्रीज करेगी। जब पॉलिसी रेट इंक्रीज हो जाएगी तो बैंक को महंगा पड़ेगा आरबीआई से लोन उठाना, क्योंकि पहले 6% उसको ब्याज देना पड़ता था, अभी उसको 7% ब्याज देना है। तो जाहिर सी बात है, अगर 7% ब्याज देना है बैंक को तो बैंक पैसा कम उठाएगी आरबीआई से, यानी कि बैंक के पास भी पैसा कम। अब जो पब्लिक है वो कमर्शियल बैंक से लोन कम उठा पाएंगे। क्यों, क्योंकि जब बैंक के पास पैसा कम है तो वो अपना भी लोन बढ़ाएगी, मीन्स अपना भी इंटरेस्ट वो बढ़ाएगी। जब उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग पैसा लेना कम करेंगे और लोगों के पास पैसा कम होगा और इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इसके बारे में इसमें यही चर्चा करी गई है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जानते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इट्स कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर इंक्लूडेड गवर्नर।
ठीक है। इसमें आरबीआई गवर्नर भी इंक्लूड होते हैं। 3 मेंबर आरबीआई के ऑफिशियल होते हैं, एक गवर्नर होते हैं, एक डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, आरबीआई के ही होते हैं। और 3 मेंबर होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपॉइंट करती है। ठीक है। इसमें क्या होती है कि वोटिंग होती है। तो पहले में जो गवर्नर होते हैं वो वोट नहीं करते हैं, वो एमपीसी के चेयरमैन होते हैं। ठीक है। इन केस अगर दोनों तरफ बराबरी का वोट होता है तब गवर्नर आके कास्टिंग वोट देते हैं। कास्टिंग वोट का मतलब ये होता है कि आप फर्स्ट टाइम वोट नहीं करते हो, लेकिन इनकेस अगर फैसला बराबरी पे जाता है तो उसको ओवरकम करने के लिए जब चेयरमैन आके वोटिंग करते हैं, दैट्स कॉल्ड कास्टिंग वोट। ठीक है, ये सब लोकल न्यूज है। लोकल न्यूज है भाई ये सब। आगे बढ़ते हैं। कैलोग्स को प्रिस्क्रिप्शन, ये राजस्थान का है, वहाँ पर इलेक्शन होने वाला है ना, तो उसके लिए एनालाइज किया गया। ये टूल बाद में देखते हैं, पहले से आगे देख लेते हैं। इस द इंडिया भूटान रिलेशनशिप इंटैक्ट। अब ये इंडिया भूटान के बीच का रिलेशनशिप मैंने कल भी इस पर डिस्कशन किया था, तो ये 2-3 दिन तक खबरों में रहेगा ही। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कुछ टेक्स्ट, कुछ डेटा दिए गए हैं। चलान्स इशूड बाई अथॉरिटीज़ फॉर ट्रैफिक वायलेशन इन 2022 में तकरीबन 4 करोड़ 73 लाख का चलान हुआ है। ठीक है, ये इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसमें दिया गया रिप्रेजेंटेशन इंडियन पुलिस फोर्सेस, मतलब कि पर स्टेट में कितने कितने पुलिस फोर्स का रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में इसमें डेटा गिवन है। वाई जापान सर्कमवेंटिंग सैंक्शन ऑन रशियन ऑयल। इस पर देखते हैं कि स्टोरी क्या है कि जापान हैज़ बीन परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशिया एट अ प्राइस अबव द $60 पर बैरल प्राइस कैप इम्पोज्ड बाय द वेस्ट मीन्स जो वेस्टर्न कंट्री लाइक यूएसए हुए या फिर जो वेस्ट यूरोपियन कंट्री है, इंग्लैंड हुए, फ्रांस हुए, ये सब वेस्ट में आते हैं। ईस्ट में हम लोग आते हैं और मिडिल ईस्ट में आते हैं आपके जो मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरबिया हुआ, ईरान हुआ, इराक हुआ, यूएई हुआ, बहरीन हुआ, कतर हुआ, ये सब आपके मिडिल ईस्ट में आते हैं। मिडिल ईस्ट होता है ये वेस्ट एशिया वाले, और हम लोग इसको वेस्ट एशिया बोलते हैं। Barrel price cap imposed by the West, according to reports this week, this has led to speculation that Japan may be breaching an agreement reached last year to cap the price of Russian oil. Why is there a price cap on Russian oil? The G7 countries, the European Union, and Australia imposed a $60 per barrel price cap on oil purchase from Russia starting in December. The move was part of the wider economic sanction imposed by the West to punish Russia following its invasion of Ukraine. एक्चुअली जो रसिया ने यूक्रेन पे इन्वेस्ट किया है, हमला किया है, तो इसको पनिश करने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनके ऑयल प्राइस पे कैप लगा दिया। मीन्स अब इससे ज़्यादा ये कॉस्ट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो कितना, यानी कि पर बैरल आपको $60 ही मिलेगा। तो जो जापान है वो इस कैप को तोड़ के बेच करके वो रसिया से ऑयल 60 से ऊपर दाम पे खरीद रहा है। तो इसके बारे में से बताया गया है। अब इसमें बताया गया ना, द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन थर्सडे रिकमेंडेड एन इन्वेस्टिगेशन बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू alleged violation of FCRA provisions by Oxfam India, one of the largest NGOs working on food, shelter and education of vulnerable groups। तो देखो ये जो FCRA होता है ना, FCRA में क्या होता है कि इसमें ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है। कोई इंडिया का एनजीओ वगैरह हुआ या फिर कुछ इंस्टीट्यूशन हुए, तो उनको जो फॉरेन से फंड मिलते हैं उसको ये रेगुलेट करता है। FCRA एक्ट उसको रेगुलेट करता है कि कितना आपको लेना है, उस फंड का क्या करना है, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बारे में FCRA एक्ट काम करता है कि आप फॉरेन से फंड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, किस अकाउंट में ले सकते हैं, कौन से बैंक में ले सकते हैं, उस फंड का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना इस्तेमाल आपका उसको एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे देखते हैं, सब लोकल न्यूज है, आज इम्पोर्टेंट न्यूज बहुत ही कम है। जापान आर्मी से हेलीकॉप्टर कैरिंग 10 क्रैश इनटू ओशियन। ये इंटरनेशनल के ही लोकल न्यूज है।
तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थाउजेंड्स फ्लीइंग म्यांमार से लोग भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? थाईलैंड पे जा रहे हैं, क्योंकि म्यांमार के पास में थाईलैंड ही है, बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे हम लोग इंडिया पाकिस्तान के साथ करते हैं। अमेजॉन फॉरेस्ट सेव $2 बिलियन इन पोल्यूशन हेल्थ केयर। इसको देख लेते हैं। अमेजॉन फॉरेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है, और ये पृथ्वी को इसको लंग बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड यही करता है, क्योंकि ये तकरीबन 5-6 देशों में फैला हुआ है। तो इसने क्या किया है कि अगर इसने $2 बिलियन का हेल्थ केयर सेव किया है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमेजॉन फॉरेस्ट ना होता, अमेजॉन का ये घना जंगल ना होता, तो हेल्थ केयर पे इंसानों को तकरीबन $2 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता। यानी कि इस जंगल ने $2 बिलियन बचाए हैं। ओके, तो यहाँ से पता चलता है कि जंगल हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। FTP opens doors for some second hand goods imports। 3-4 दिन पहले मैंने इस पर डिस्कस किया था कि नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आया, तो उसके तहत क्या होगा कि अब जो सेकंड हैंड गुड्स है उसका भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जैसे आपने कोई मोबाइल फ़ोन, जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो मोबाइल फ़ोन वगैरह हुआ, या फिर जो आपकी यूज्ड लैपटॉप है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, आप उसको एक्सचेंज में देते हो तो उसको रिफर्बिश्ड किया जाता है, तो उसका भी अब एक्सपोर्ट हो सकता है। मीन्स उसको सब अब इंडिया में नहीं, बाहर भी बेचा जा सकता है। इसमें यह बताया गया है। दैट्स एक्सपोर्ट। लेट्स टेक अ लुक ऑफ एडिटोरियल व्हाट विल बी देयर। ए वेरी डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ राम राज्य। ठीक है, शशि थरूर जो कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने राम राज्य के बारे में बताया है, और ये थोड़े से वामपंथी विचारधारा के हैं, है ना। तो इनका राम राज्य जो होता है थोड़ा सा अलग ही होता है। बाकी अगर इनके बारे में बहुत कुछ जानना हो तो इनकी एक बुक है वाई एम आई हिंदू, वो आप पढ़ सकते हैं। पता चल जाएगा कि इनकी आइडियोलॉजी मतलब किस तरह से वामपंथी विचारधारा से ग्रसित होती है। दूसरे पे आते हैं ओपन जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स अ ब्लो फॉर बोथ मीडिया फ्रीडम एंड फेयर प्रोसीजर। इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। जो मलयालम न्यूज़ था उसके ऊपर जो सैंक्शन लगा था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। तो उसको एनालाइज किया गया यहाँ पे। मैक्रॉन, सुनक एंड एन एपिटाइट फॉर रिस्क टेकिंग। मैक्रॉन मीन्स दैट इज द प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, एंड सुनक जो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तो इनके ऊपर जैसे कि फ्रांस में क्या हुआ था ना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है कि जब अपोजिशन पार्टियां मिलके ये मोशन लाती हैं, तो अगर ये मोशन आप हार जाते हो तो आपको प्रधानमंत्री पद से रिजाइन देना होता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया लोकसभा में और उसमें रूलिंग पार्टी हार गई, तो प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि आपने विश्वास नहीं बना पाया जनता के ऊपर, ये मतलब होता है इसका। भूटान किंग जो इंडिया में आए हैं उसके बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। तो आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं थे। ओके, दैट्स ऑल।